नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि अपनी असेसमेंट ईयर 2024-25 या फिर आप बोल सकते हो असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए जो ITR फाइलिंग है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। ITR 1 जो सैलरीड पर्सन के लिए होती है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखी है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि जो सैलरीड पर्सन है वो अपने खुद से ITR फाइल कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आज अपन बात करने वाले हैं ITR 4 के लिए। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ITR 4 कौन कौन बंदे फाइल कर सकते हैं। ITR 4 वही बंदे फाइल कर सकते हैं जिनका टर्नओवर अब तक 2 करोड़ रुपए था। इसके अलावा जो प्रोफेशनल बंदे हैं जैसे अपने एडवोकेट हो गए, डॉक्टर हो गए, सीए हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, इनका टर्नओवर 50 लाख रुपए था। पर इन दोनों की ही लिमिट इस बार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से बढ़ा दी गई है। अगर कोई एक नॉर्मल बंदा है बिजनेसमैन जिसका टर्नओवर 3 करोड़ रुपए तक का है तो वो भी अपनी ITR 4 फाइल कर सकता है। और कोई भी प्रोफेशनल जिसका टोटल टर्नओवर पूरी साल का 75 लाख रुपए तक है तो वो भी अपनी ITR 4 फाइल कर सकता है। तो आइए आज अपन देखते हैं कि जो ITR 4 है वो आप लोग कैसे अपने हिसाब से खुद से ही फाइल कर सकते हो। सबसे बेसिक चीज़ मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूँ, जैसे मैं हमेशा आपको बताते आया हूँ कि किसी भी तरह की ITR फाइल करने से पहले आपके कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हमेशा चेक कर लेने हैं। जैसे कि एक तो आपका ये फॉर्म 26A होता है। इसको चेक करने के लिए आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके आपको ई फाइलिंग वाले हेड में जाके आपको यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में व्यू फॉर्म 26A आपको यहाँ पे शो होगा। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है, फिर आपको कंफर्म पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको व्यू टैक्स क्रेडिट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है जो कि अपनी 24-25 है। इसके बाद आपको व्यू एज पे HTML यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको व्यू डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट एज PDF पे आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे PDF डाउनलोड हो जाएगा। आपका जो फॉर्म 26 होता है वो आपको कुछ ऐसा शो होता है। इसके अलावा आपका जो मेन डॉक्यूमेंट एक और है, आपका 26A के बाद आपका जो मेन डॉक्यूमेंट आता है वो आता है AIS। तो आपको यहाँ पे ही सबसे ऊपर ही आपको बीच में AIS का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। आप इस पे क्लिक करके आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा। फिर आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में इंस्ट्रक्शन के बगल में AIS का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। आपको सिंपली इस पे टैग करना है और आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 या फिर अगर आप इससे पहले की कोई ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके आपको यहाँ से डाउनलोड स्टेटमेंट कर लेनी है। जैसे आप यहाँ से PDF डाउनलोड करोगे तो आपसे एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल आपको ओपन होगी। जो उसका पासवर्ड होगा उस पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल को खोलने के लिए आपको वहाँ पे अपने पैन नंबर स्मॉल लेटर में टाइप करने हैं। इसके साथ साथ बिना किसी स्लैश के आपको आपके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो जो आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है AIS का PDF वो आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप उसमें देखोगे तो उसमें आपकी काफ़ी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको अपनी ITR फॉर्म फाइल करने की जल्दी नहीं है तो प्लीज़ आप अपनी ITR अभी फाइल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही सचेत कर दे रहा हूँ कि जो अपना लास्ट क्वार्टर था, क्वार्टर 4, जनवरी 24, फरवरी 24 और मार्च 24, इन तीनों मंथ की जो भी TDS या फिर TCS रिटर्न जानी है वो अभी तक काफ़ी लोगों ने फाइलिंग नहीं की है, क्योंकि उसको फाइलिंग करने की लास्ट डेट है 31 अप्रैल 2024। तो अभी तक अपना 26A और जो अपना AIS है दोनों ही काफ़ी लोगों के कंप्लीट तरीके से अपडेट नहीं हुए हैं। अगर आपका भी लगता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है आपका AIS और 26AS है वो अभी तक कंप्लीट अपडेट नहीं हुआ है, आपकी जो इनकम है वो सही तरीके से रिपोर्ट नहीं हो रही, आपको आपका TDS कम लग रहा है, तो प्लीज़ आप मई जून में ही अपनी रिटर्न फाइल कीजिएगा। मई जून से पहले आप अपनी रिटर्न फाइल मत कीजिएगा, वरना आप अपना TDS कम क्लेम कर पाओगे। हो सकता है कि आप कन्फ्यूजन में आकर अपनी इनकम कम रिपोर्ट कर दो, जिससे आपको फ्यूचर में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का नोटिस भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिल सकता है। अगर आपको कंफर्म है कि आपकी इनकम सही तरीके से रिपोर्ट हो रही है, आपकी जो एक्चुअल इनकम थी वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट हो चुकी है, आपका सारा जो TDS TCS कटा हुआ तो वो भी यहाँ पे सही तरीके से रिपोर्ट हो चुका है, तो ही आप अपनी ITR फाइल कीजिएगा। तो अपन आते हैं फिर से अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे, तो देखते हैं अपन अपनी ITR कैसे फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक सबसे मेन चीज़ आपको एक डॉक्यूमेंट और है जो आपको अपने साथ रखना है, आपकी बैंक स्टेटमेंट। 1 अप्रैल 2000
23 से लेके 31 मार्च 2024 तक की बैंक स्टेटमेंट भी आपके पास होनी चाहिए। उसमें भी काफ़ी चीज़ें आएगी जो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी होगी आपके आईटर फॉर्म में, जो कि मैं आपको आगे आगे बताता जाऊँगा। तो आईटर फॉर्म फाइल करने के लिए आपको ई फाइलिंग वाले सेक्शन में जाके इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और आपको यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जो कि अपना करंट ईयर 2024-25 है, आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों थ्रू आप अपने आईटर फाइल कर सकते हैं। जो ऑनलाइन मोड है वो काफ़ी इजी पड़ता है ऑफलाइन मोड के थ्रू कि यहाँ पे। तो आज अपन बात करने वाले हैं ऑनलाइन मोड के थ्रू ही कैसे फाइल करते हैं। ऑफलाइन मोड के लिए अपन फिर कभी बात करेंगे इस चीज़ के लिए। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप भी अपनी आईटीआर मेरे साथ फाइल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को साथ साथ देखते जाइएगा, साथ साथ अपनी आईटीआर फाइल करते जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका आईटीआर फॉर्म है आपको वो सिलेक्ट करना है। तो अपने को यहाँ पे आईटीआर फॉर्म अपने सिलेक्ट किया। जैसे अपन आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अपने पास एक नोटिफिकेशन भी आएगा कि आईटीआर फॉर्म कौन कौन बंदा फाइल कर सकता है, कौन कौन बंदा फाइल नहीं कर सकता। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि आईटीआर 4 कौन कौन फाइल कर सकता है। अगर कोई भी बिजनेसमैन है तो अपना 44 AD के अंदर अपनी आईटीआर फाइल करेगा। कोई भी प्रोफेशनल बंदा है तो 44 AD ए के अंदर अपनी आईटीआर फाइल करेगा। या फिर ऐसा कोई भी ट्रांसपोर्टर है जिसके पास 10 से कम पर्सनल व्हीकल है तो अपनी आईटीआर 4 AE के अंदर फाइल करेगा। इसके अलावा अपनी आईटीआर कौन फाइल नहीं कर सकता? अगर कोई भी बंदा जो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर है, उसने किसी भी अनलिस्टेड शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर उसकी कोई भी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है पूरी साल की, तो वो बंदा अपनी आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकता, उसको अदर फॉर्म के साथ प्रोसीड करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे आईटीआर 4 सेलेक्ट करके अपने को प्रोसीड विद आईटीआर 4 पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे लेट गेट स्टार्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि आप अपनी आईटीआर क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो जो सबसे बेसिक रीजन होता है वो तो ही होता है कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। 90% लोग तक यही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की इनकम 2.5 लाख या फिर अब जैसे 3 लाख हो गई है तो 3 लाख से ज़्यादा होती है। पर इसके अलावा और भी अपनी क्राइटेरिया है कि अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम है तो भी आपको आईटीआर 4 फाइल करना मैंडेटरी होता है, या फिर आपको किसी भी तरह का आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पूरी साल में अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लेन देन किया है तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना नोटिस आएगा। अगर आपने पूरी साल में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका जो फॉरेन ट्रैवल है अगर वो 2 लाख से ज़्यादा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अगर आपके पूरी साल का बिजली का बिल 1 लाख से ज़्यादा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अगर आप में से इसका कोई भी है तो आपको सिंपली सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इनमें से जो भी आपका सुटेबल है आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका इन दोनों में से ही कोई सा नहीं है तो आपको सिंपली अदर्स पे क्लिक कर देना है। पर मेरे केस में मेरे क्लाइंट का ये पहला ऑप्शन सुटेबल है, क्योंकि उसकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, जो कि इनकम है, वो ज़्यादा है। तो मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। कंटिन्यू पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आएगा कि आपको यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि आपका कुछ एक डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रीफिल्ड है, आपका ऑटोमेटिक डेटा होटल फैच करके आपको यहाँ पे दे रहा है, पर वो एडिटेबल होता है। अगर आपको वो जो लगता है कि आपका जो ऑटोमेटिक डेटा आ रहा है वो सही नहीं है तो आप उसको एडिट पे क्लिक करके उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो आपको सिंपली ओके पे क्लिक करके, तो जो अपना पहला ऑप्शन है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी बेसिक चीज़ें, आपका जैसे नाम वगैरह आपको यहाँ पे शो होगा। इसके बाद आपको आना है इसके नीचे, ये सारी चीज़ें आपको एडिटेबल नहीं होगी, या आप एडिट नहीं कर पाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। काफ़ी लोग क्या होते हैं, उनका बिजनेस भी होता है और वो किसी प्राइवेट सेक्टर में कुछ जॉब भी कर रहे होते हैं, फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। तो उनको यहाँ पे अगर उनकी इनकम फ्रॉम सैलरी है तो आपको उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कि आपकी इनकम कौन से डिपार्टमेंट से आ रही है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर के हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपकी पेंशन वगैरह आती है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे क्लाइंट के केस में ऐसा कुछ भी उनकी सैलरी इनकम नहीं है,
पर फिर भी मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर रहा हूँ कि भी उनकी इनकम है। अगर आपकी कोई भी सैलरीड इनकम नहीं है तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है नॉट एप्लीकेबल, आपको सिंपली ये वाला क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा पॉपअप शो होगा और आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अगर आप नॉट एप्लीकेबल क्लिक को सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको सैलरीड वाला जो ऑप्शन आता है वो आपको अनेबल ही नहीं होगा, आप उसमें फाइलिंग कर ही नहीं पाओगे। पर मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की सैलरी इनकम भी होती है, तो मैं यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद आपसे फाइलिंग सेक्शन का पूछा जाता है। तो फाइलिंग सेक्शन के अंदर क्या होता है कि अपना जो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आएगा वो आएगा सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। अपनी जो ITR 4 और ITR 1 है इनको फाइल करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2024। अगर आप 31 जुलाई 2024 तक फाइलिंग करते हैं तो आपको यही ऑप्शन सिलेक्ट किए हुए रखना है। अगर आप 31 जुलाई तक अपनी ITR फाइल करना भूल जाते हैं तो आप अपनी पेनल्टी के साथ अपनी 31 दिसंबर 2024 तक अपनी ITR फाइल कर सकते हो। उसके लिए आपको ये सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने 31 जुलाई तक अपनी ITR फाइल कर दिया पर उसमें कुछ मिस्टेक हो गई, मान लीजिए उसमें डिडक्ट वो आपने TDS कम डाल दिया, इनकम कम डाल दिया, कुछ कम बत्ती डाल दिया, तो आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो उस इनकम को रिवाइज करने के लिए भी 31 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है। तो उस केस में आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 वाला सिलेक्ट करना है। और अगर मान लीजिए आपने सारी डेट ही मिस कर दिया, आपने अपनी ITR फाइल ही नहीं की, तो आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास रिक्वेस्ट लगा के आप कॉन्डोनेशन में अपनी ITR फाइल यहाँ से फाइल कर सकते हैं। पर अपने केस में अभी 31 जुलाई नहीं आई है, अपन उससे पहले अपन फाइलिंग कर रहे हैं, तो अपन पहले वाला ऑप्शन सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 ही सिलेक्ट रखेंगे। इसके बाद आप जैसे नीचे आओगे तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप कौन सी रिजीम के अंडर जा रहे हो। तो जैसे आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे नो का ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट होके आएगा। इसका मतलब है कि आप न्यू टैक्स रिजीम के साथ जा रहे हो। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के साथ नहीं जा रहे हो तो आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है, फॉर्म 10 IEA। उसकी वीडियो मैं अलग से मेरे चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ जा रहे हैं तो आपके सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के साथ ही प्रोसीड कर रहे हैं तो आपको सिंपली नो पे क्लिक करके आपको आगे आ जाना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो रिटर्न है वो किसी रिप्रेजेंटेटिव SEC ने फाइल की है, तो आपको यहाँ पे नो फिल क्लिक कर देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी ITR फाइल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट शो हो रहा है, आपके केस में यहाँ पे ऐसा शो नहीं होगा, तो आपको सिंपली ऐड अनदर बैंक अकाउंट पे क्लिक करके आपका बैंक अकाउंट नंबर और आपका IFSC कोड वहाँ पे डाल के वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद अपनी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे, क्योंकि अपना कोई भी सिंगल बैंक अकाउंट अपने को यहाँ पे TDS या TCS रिफंड के लिए अपने को यहाँ पे प्री वैलिडेट करना पड़ता है। मेरे क्लाइंट के केस में उनकी पहले ITR फाइल हो चुकी है तो उनका पिछला डेटा यहाँ से ऑटोमेटिक फैच कर रहा है। उनका जो पिछला अकाउंट था उसी को उन्होंने वैलिडेट कर दिया है ऑटोमेटिक, तो कोई इशू नहीं है। अपन आगे प्रोसीड करते हैं। अगर आपका यहाँ पे कोई बैंक अकाउंट ना आए तो आप ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट ऐड कर लीजिएगा और उसको वैलिडेट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे आके आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो आपका जो सेकंड ऑप्शन आएगा वो ग्रॉस टोटल इनकम का आपको यहाँ पे शो होगा। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस वगैरह, आपसे कुछ एक्सपेंस वगैरह आपने कुछ किए हो या फिर आपने कोई भी ऐसी इनकम जो एग्जेम्प्ट है वो सिर्फ पूछने के लिए आपसे यहाँ पे यस नो में सवाल पूछेगा। आप इनको स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इनको स्किप करके इनको कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो जो अपना पहला ऑप्शन आएगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी का आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे सैलरी इनकम डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं इनकम डाल दूंगा। अगर आपकी AIS में इनकम ऑटोमेटिक सही रिपोर्ट हो रही है, अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो आप वहां से अपनी इनकम यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आप वो दोनों में ही आपकी इनकम शो नहीं हो रही या फिर आपको मान लीजिए कैश सैलरी मिली हो तो उस केस में आप अपनी टोटल इनकम कर लीजिएगा 12 महीने की, अप्रैल 23 से मार्च 24 तक, उसका टोटल आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं मेरे क्लाइंट के केस में यहाँ पे डाल देता हूँ कि उनकी इनकम है 3,85,600 रुपये। इसके अलावा उनको कोई भी पैकेज वगैरह मिला है तो आपको यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आपकी आउट ऑफ इंडिया कोई इनकम हुई है तो आपको यहाँ पे सिंपली कंट्री सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे इनकम डाल देनी है। पर मेजर केस में ऐसा नहीं होता है तो मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ इसको। हाँ, आपको यहाँ पे डिलीट करना बहुत मैंडेटरी है, वरना आप फिर से आप ITR आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे सैलरी इनकम डालोगे तो यहाँ पे तो डिडक्शन है वो ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक यहाँ पे 50,000 रुपये का आ जाएगा, क्योंकि सैलरीड पर्सन के केस में 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी को अलाउ होता है।
इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंसेज है, जो कि बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उन्हीं को मिलता है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, अगर आप शुरुआत में ही नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट करते, तो आपको यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे अनेबल शो होता, आप यहाँ पे फाइलिंग कर सकते थे, अपने हिसाब से डाल सकते थे। और जो प्रोफेशनल टैक्स है, ये न्यू रिजीम के टैक्स में तो ऑप्शन आप इसको अनेबल कर ही नहीं सकते। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हो तो ही आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो, अदरवाइज आप नहीं डाल सकते। तो मेरे केस में अपन न्यू टैक्स रिजीम के साथ जा रहे हैं, और ना ही अपना कोई क्लाइंट, इस वाली जो क्लाइंट है वो ना ही कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो इन दोनों में अपन नील करके अपन यहाँ पे सेव पे क्लिक कर रहे हैं। तो जैसे अपन सेव पे क्लिक करेंगे तो अपने यहाँ पे और भी जो अपनी इनकम है वो आपको यहाँ पे फाइलिंग करनी पड़ेगी। जैसे आप नीचे आओगे तो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम है तो आपको सिंपली ऐड और एडिट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है, तो अभी कोई इनकम है नहीं क्योंकि आप उसमें खुद रह रहे हो, तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, अगर आपने लेट आउट कर रखी है, तो उस केस में आपको जो भी उससे रेंट मिला है आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा आपने किसी भी अथॉरिटी को कोई भी टैक्स जमा किया हो तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अंदर आपकी 30% वैल्यू का आपको यहाँ पे छूट भी मिल जाएगी, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी लोन वगैरह ले रखा है, उसका आपने कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट किया है, तो वो भी आप यहाँ पे उसका डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। पर अपने क्लाइंट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने हाउस प्रॉपर्टी में खुद रह रहे हैं, तो अपन यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्लिक करके अपन यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करके अपन यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देते हैं। आप कैंसिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जैसे आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस पे आपको यहाँ पे इनकम डालनी पड़ेगी। मेन पॉइंट अपना जो आइटर फाइल करने का जो हेड है वो यही है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आपको सिंपली एडिट डिटेल्स पे क्लिक करना है, और जैसे आप यहाँ पे डालोगे तो जैसे मेरे क्लाइंट का यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा फेच करके इनकी पहले भी आइटर फाइल हो चुकी है। अगर आपके सेम जो आप यहाँ पे नेम ऑफ बिजनेस जो आ रहा है वो सही है तो आप इसको कुछ मत कीजिएगा। अगर वो सही नहीं है तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्लिक करके एडिट पे क्लिक करके आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, और आप डिलीट पे क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, और आप इसको नया भी डाल सकते हो। पर मेरे क्लाइंट केस में ये सही है तो अपने को इसको नहीं छेड़ना है। इसके अलावा जैसे मैं नीचे आऊँगा तो अब यहाँ आपको यहाँ से पूछा जाएगा ग्रोस टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट। तो जो आपका जो ऑप्शन है मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ, ये बात कर रहे हैं 44 AD की, जो नॉर्मल बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस केस में आपका GST पोर्टल, आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपका AIS तीनों को मैच करा के ही यहाँ पे आपको वैल्यू एंटर करनी है, अदरवाइज आपको नहीं करनी है। जो आपका GST में टर्नओवर आ रहा है आपको वही टर्नओवर यहाँ पे एंटर करना है, क्योंकि आगे जैसे अपन आइटर आगे फाइल करेंगे तो वहाँ से अपने को GST डिटेल्स भी मांगी जाएंगी और उसका टर्नओवर भी अपने से यहाँ पे मांगा जाएगा। इसके अलावा जो आपका टर्नओवर है वही आपके बैंक अकाउंट से भी मैच करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे फाइलिंग करनी है। आपको सिंपली सबसे पहले अपना AIS चेक कर लेना है। मेरे क्लाइंट के केस में अभी उनका AIS कंप्लीट तरीके से अपडेट नहीं हुआ है, तो जैसे मैं इनका AIS अपडेट होगा उसी टाइम मैं इनकी एग्जैक्ट तरीके से आइटर फाइल करूंगा। उस टाइम जैसे इनकी जो भी इनकम है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, उसके बाद ही मैं इनकी आइटर फाइल करूंगा, अभी नहीं करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने को अपनी सेल डालनी है। तो जो भी आपकी कैश में सेल हुई है आपको सिंपली वो यहाँ पे एंटर करनी है, वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इसके अलावा आपकी जो भी बैंक अकाउंट के थ्रू सेल हुई है आपको वो भी सिंपली यहाँ पे डाल देनी है, तो वो भी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। वो मैंने एंटर कर दी। इसके बाद अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा प्रॉफिट, जो अपना सेकंड ऑप्शन आएगा, यहाँ से अपने प्रॉफिट के लिए बात करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो अपना पहला वाला ऑप्शन है कि अपन ने बैंक के थ्रू कितनी सेल की है, उसका अपने को मिनिमम ये 6% अपने को प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लेयर करना ही पड़ता है। अगर आप 6% से कम प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लेयर करते हो तो आप आगे प्रोसीड कर ही नहीं पाओगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे डालूँ कि मान लीजिए 50,000 इनकम यहाँ पे शो कर दूँ, तो यहाँ पे एरर शो होगा कि आपकी जो इनकम है वो 6% से आपने कम शो की है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। जो आपकी एक्चुअल इनकम है, या फिर अगर आपकी 6% से भी कम है तो भी आपको 6% या उससे ज़्यादा ही आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी होता है।
तो मेरे क्लाइंट की जो भी एक्चुअल इनकम है वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इसके अलावा जो आपने रिसिप्ट इन कैश दिखाई है या फिर अदर मोड के थ्रू आपने सेल दिखाई है, इन दोनों का ही आपको मिनिमम 8% प्रॉफिट आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना ही पड़ता है। तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर आप यहाँ पे 8% से कम दिखाओगे तो सेम वही एरर आएगा, आप आगे प्रोसीड कर ही नहीं पाओगे। तो आपको यहाँ पे मिनिमम आपको 8% प्रॉफिट आपको यहाँ पे शो करना ही पड़ेगा। वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। और जैसे अब आप यहाँ पे देखो जो टोटल इनकम है वो 6,24,853 रुपये आप यहाँ पे आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे ऐड पे एंटर करूंगा और अपन आप आगे अपने को प्रोसीड कर जाना है। इसके बाद अगर आपकी किसी भी अदर सोर्स से आपकी कोई भी इनकम है तो वो आपको एंटर कर देनी है। काफ़ी लोगों के लिए एक डाउट होता है कि नहीं सर ऐसे तो अपनी कोई इनकम होती ही नहीं है, अपने अदर सोर्स से कोई इनकम ही नहीं है, अपने सैलरी भी डाल दी, अपनी बिजनेस इनकम भी डाल दी। मैं आपको बता देता हूँ सबसे जो कॉमन मिस्टेक लोग बात करते हैं वो ये है कि उनकी सेविंग बैंक अकाउंट में उनको इंटरेस्ट मिलता है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है पूरी साल की अप्रैल 23 से मार्च 24 तक अपने पास रखना। उसमें अपना जो भी अपने को 12 महीने में ब्याज मिला है सेविंग बैंक अकाउंट में वो अपने को यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। जैसे आप इस पे ऐड पे डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पे शुरुआत में पूछा जाएगा डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर आपने किसी भी डिपॉजिट बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में एफडी वगैरह कर रखी है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। और आपको साथ ही आपको यहाँ पे इनकम भी डाल देनी है। इसके अलावा अगर आप में से इसमें से कोई भी आपकी इनकम है तो आपको यस पे क्लिक करके आपको इनकम यहाँ पे डाल देनी है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये सभी इनकम अदर इनकम में शो होती है। इसके बाद जैसे अब आप नीचे आओगे तो आपकी टोटल इनकम आपको यहाँ पे शो हो जाएगी और आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो अपना तीसरा ऑप्शन होगा डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम। अगर आपकी कोई भी एग्जम्प्ट इनकम है तो आपको यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको इसको छोड़ देना है। इसके अलावा आपके जो फाइनेंशियल बिजनेस के आपको वो यहाँ पे डालने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे डालने हैं। आपको पहले वाले हेड में ऐड डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पे जो आपने बिजनेस में कैपिटल लगा रखे, आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका ये यहाँ पे हिसाब मांगेगा कि जो आपकी कैपिटल आपने खुद का कितना पैसा आपने यहाँ पे बिजनेस में लगा रखा है। तो आपको सिंपली वो यहाँ पे एंटर कर देना है। मेरे क्लाइंट के केस में यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इसके अलावा आपने कोई भी बैंक लोन ले रखा है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपका बैंक लोन नहीं है, कोई भी अगर नहीं है तो आप इसको जीरो डाल के आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे जहाँ पे आपको जैसे रेड स्टार का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा तो वो डिटेल्स आपको डालना कंपलसरी होता है। कि जैसे मान लीजिए अपने से काफ़ी लोगों के साथ अपना कुछ लेन देन होता है, कुछ व्यवहार होता है पैसों का, तो उस केस में आपको कोई भी पैसा मांगता है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है कि आपसे भाई आप जो आपके बिजनेस के रिलेटेड आपसे लोग कितना पैसा मांगते हैं, वो आपको सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर आपने कोई बैंक लोन ना लेके कोई ऐसा छोटा मोटा लोन ले रखा है जिसकी कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है तो आपको सिंपली वो अमाउंट ही आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। अगर आपने कोई बैंक लोन ले रखा है तो आपको सिंपली वहाँ पे जो उसका बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट पेंडिंग है वो आपको सिक्योर्ड लोन्स में आपको यहाँ पे एंटर कर देना। अगर कुछ भी नहीं तो आप इसको जीरो रहने दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपकी और कोई भी लायबिलिटी है तो आपको यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा फिर अपने को 8वें नंबर पे पॉइंट आता है फिक्स एसेट्स का। आपके बिजनेस में आपने कुछ फर्नीचर वगैरह, कुछ लैपटॉप, मोबाइल वगैरह कुछ तो परचेज कर रखा होगा तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। इसके अलावा आपके पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है आपको वो भी यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद आपसे सैनिटेटर्स के यहाँ पे अपनी पूछा जाएगा, जैसे आपने यहाँ पे ये तो बता दिया आपके पैसे कौन कौन मांगता है आपसे, पर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप किस किस के पैसे मांगते हैं। तो आपको सिंपली वो वाली डिटेल्स भी आपको यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास काफ़ी लोग ये बैलेंस विद बैंक इस पर रेड स्टार नहीं है तो लोग इसको मैंडेटरी ही नहीं समझते, इस पर कुछ अमाउंट डालते नहीं है। पर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप बैलेंस विद बैंक वाले कॉलम में अमाउंट हमेशा डालिए। 31 मार्च जो 2024 को आपके जितने भी बैंक अकाउंट थे उनमें जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस था उन सभी का टोटल करके आपको यहाँ पे डालना मैंडेटरी है। ये गलत होता है वरना, तो आपको वो यहाँ पे एंटर कर देना है जरूर से। इसके अलावा आपके पास कितना कैश बैलेंस था 31 मार्च 2024 को आपको वो यहाँ पे डालना है। जैसे कि जो कैश इन हैंड है या फिर सैंडी डेटर्स है
या फिर सैलरी क्रेडिटर्स है, इन चीज़ों का आप थोड़ा कम बत्ती कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके अलावा जैसे आप नीचे आओगे तो आपने किसी को लोन दे रखा हो, कोई अगर आपके पास छोटी मोटी एसेट्स हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर आपको छोड़ देना है। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये जो 7 नंबर का पॉइंट है टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, और जो 15 नंबर का पॉइंट है टोटल एसेट्स, ये आपका मैच करना चाहिए। मतलब कि जो आपने 1 नंबर से 6 नंबर के बीच में जो भी अमाउंट डाली है उनका टोटल 8 नंबर से 14 नंबर के बीच में आपने जो भी अमाउंट डाली है उसके टोटल से मैच करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैच कर रहा है 5 64 128, 5 64 128। तो आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, इसको मिस नहीं करना है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपका यूपीआई ट्रांजेक्शन काफ़ी लोगों का बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे आपने किसी से लिए फिर उसको वापस दे दिए, फिर लिए फिर वापस दे दिए, तो आप उस केस में भी अपनी आईटीआर फॉर फाइल कर सकते हो। हाँ, अगर आपका टोटल टर्नओवर 20 लाख या फिर 40 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप किसी सीए से, किसी प्रोफेशनल से एक बार कंसर्न जरूर कर ले, क्योंकि अगर आपका केस, अगर आपने आईटीआर फाइल खुद से की और आपने यहाँ पे सर्विस शो कर दिया और आपका टर्नओवर 30 लाख आपने शो कर दिया तो उस केस में आपकी जीएसटी की दिक्कत आएगी। अगर आपने सर्विस शो ना करके कुछ भी ट्रेडिंग का काम शो कर दिया और आपकी इनकम, आपने अपना टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा शो कर दिया तो भी आपकी जीएसटी की दिक्कत आएगी। तो इस चीज़ के लिए आप अपने सीए से जरूर कंसर्न कर ले। कुछ थोड़ा बहुत पैसा लग सकता है आपका 2 4 5 हज़ार रुपये, तो उसका आप लालच मत कीजिएगा। अगर आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है तो आप जरूर अपने किसी सीए से कंसर्न कर ले। अदरवाइज आपका डेटा पूरे तरीके से मालूम है तो आप मेरी वीडियो देख के आप आराम से अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स मांगे जाएगा। जो भी आपकी जीएसटी डिटेल्स है आपको वो सिंपली यहाँ पे एंटर कर देनी है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट रिपोर्टेड अंडर जीएसटी। तो आपको, अगर आपने पहले आईटीआर फाइल की होगी तो आपका यहाँ पे जीएसटी नंबर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। अगर आपने फाइलिंग नहीं की है तो आपको सिंपली एडिट पे क्लिक करके तो जो भी आपका यहाँ पे जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, इससे पहले अपना जो भी अपने टर्नओवर शो किया था वो टर्नओवर अपने को यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना, जो भी आपका आपने जीएसटी में अपना टर्नओवर शो किया है उस टर्नओवर को आपको यहाँ पे शो कर देना है। तो वो मैं मेरे क्लाइंट का जो भी टर्नओवर है जीएसटी में वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और अपने को यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। फिर अगर आपकी कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम है, जैसे आपकी मान लीजिए एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से नीचे, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी और भी कोई इनकम है जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है तो आप वो यहाँ पे इनकम डाल सकते हैं। अदरवाइज आपको इसको कुछ नहीं करना, आपको कैंसिल करके आपको सिंपली कन्फर्म पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो जो अपना ऑप्शन अगला आएगा वो आएगा टोटल डिडक्शंस का। अपन न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो अपन वैसे कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। एक डिडक्शन अपन क्लेम कर सकते हैं 80cc डी के अंडर। अगर वो आपका है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करके अपनी अमाउंट डाल देनी है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे आप नीचे आओगे तो आपको सिंपली कन्फर्म पे क्लिक करना है और कंफर्म पे क्लिक करोगे तो अपना जो अगला ऑप्शन आएगा वो आएगा टैक्स पेड का। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपका जो पोर्टल है वो ऑटोमेटिक आपके एआई से डेटा ले लेगा। इसमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच होकर आएगी, पर फिर भी मान लीजिए कि आपका सैलरी के ऊपर कुछ भी टीडीएस कटा है तो आपको वहाँ भी यहाँ पे एंटर कर देना। अगर आपके सैलरी के अलावा और भी कोई टीसीएस या फिर टीडीएस कटा है तो भी आपको एंटर करना है। वो आपको कैसे एंटर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी सैलरी के ऊपर टीडीएस कटा है तो आपको शो डिटेल्स पे क्लिक करके ऐड अनदर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जिसने आपका टीडीएस काटा है उसका 10 नंबर डालना है, नेम ऑफ उसका जो भी एम्प्लॉयर है वो आप उसका नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, और जितनी सैलरी थी आपकी इसके ऊपर टीडीएस काटा है उस सैलरी की अमाउंट यहाँ पे डालनी है, और जो उसका टीडीएस है जो आपका कटा है आपको सिंपली वो यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर आपका सैलरी के अलावा टीडीएस कटा है तो जो अपना सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी, तो इस वाले हेड में आपको शो डिटेल्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करना है और आपका जो भी जिस भी पार्टी ने आपका टीडीएस काटा है उसका 10 नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। किस ईयर में आपने आपका काटा था वो ईयर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, कितना टीडीएस आपका कटा था वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। आप जितना टीडीएस इस साल क्लेम कर रहे हो वो टीडीएस आपको क्लेम यहाँ पे डाल देना है, और आपका टीडीएस किस लिए कटा था। मेनली आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पे कटा होगा या आप आईटीआर 4 फाइल कर रहे हैं। अगर आपका अदर सोर्स पे इनकम कटा तो आप यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी पे भी टीडीएस कटा है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेनली मेजर केस में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पे ही कटता है तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है।
और जो भी आपकी अमाउंट है आप वो डाल लीजिएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि अपना पहले 26 ईयर्स और एआईएस हमेशा अपडेट होने दीजिएगा। उसमें आपका 10 नंबर भी शो होगा, नाम भी शो होगा, किस ईयर में कटा था वो भी शो होगा, टीडीएस अमाउंट भी शो होगा, जो अपनी ग्रोस अमाउंट थी, जो अपनी इनकम थी, वो भी आपको यहाँ पे आपका जो 26 एएस है आपको यहाँ पे हर चीज़ें शो होगी। जैसे मेरे क्लाइंट के केस में ये 2-3 ही चीज़ें शो हो रही है, बाकी इनका टीडीएस और भी ज़्यादा कटता है। तो वो अभी जैसे रिपोर्ट करेंगे 31 अप्रैल तक, उसके बाद यहाँ पे शो होगा। 30 अप्रैल तक इनका 26 एएस और एएस दोनों अपडेट हो जाएगा। उसके बाद इसमें सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। तो फिर उस टाइम ये अपने को एंटर करनी है। अभी के लिए मैं मेरे क्लाइंट के केस में इसको कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अपना जो नया ऑप्शन आएगा वो आएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी का। तो जैसे आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपकी जो टोटल इनकम है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, आपकी सैलरी प्लस आपकी बिजनेस प्रोफेशनल इनकम, इसके अलावा आपकी जो अदर इनकम है उन सभी का टोटल होके आपको यहाँ पे शो होगा। इस इनकम के ऊपर आपका कितना टैक्स बनता है, किस रेट से बनता है, वो आपको यहाँ पे शो आएगा। यूर इनकम इज टैक्सेबल इन स्लैब और 15% आपको यहाँ पे शो होगा। आपका 54,297 रुपये का टैक्स बन रहा है। इसके जो कैलकुलेशन है वो आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे शो कैलकुलेशन पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे जो भी आपकी टैक्स बना है वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। जैसे कि आप देखोगे जो पहले 3 लाख रुपए तक है वो तो एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगले जो 6 लाख तक 3 लाख रुपए है उस पर 5% टैक्स लगा है तो वो 15,000 हो गए। इसके अलावा 6 लाख से 9 लाख के बीच में जो भी इनकम थी उसके ऊपर 10% टैक्स लगा है, उसका 30,000 रुपये टैक्स बन गया। और जो 9 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट थी 12 लाख तक उस पर 15% के हिसाब से टैक्स लगा है, तो 9,297 रुपये हो गया। टोटल इनका टैक्स हो गया 54,297 रुपये। इसके अलावा जैसे अगर जो सेक्शन 87 के ए के अंडर आपको रिबेट मिलती है, ये रिबेट आपको तब मिलती है जब आपकी इनकम 7 लाख से कम होती, तो आपको यहाँ पे रिबेट मिल जाती 15,000 रुपये तक की। पर आपके केस में ऐसा कुछ भी है नहीं तो आपको यहाँ पे रिबेट मिलेगी नहीं। मेरे क्लाइंट के केस में जो इनकी इनकम है वो 9,61,980 रुपये जा रही है, 7 लाख से ऊपर है, तो इनको सेक्शन 78 के अंदर रिबेट नहीं मिली है। अगर इनकी इनकम 7 लाख से नीचे होती तो इनको यहाँ पे रिबेट और मिलती। इसके अलावा जो भी आपका टैक्स बनेगा उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस भी लगेगा, तो जो कि 2172 रुपये होता है वो यहाँ पे इनका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गया। इनका जो टोटल टैक्स बन गया वो 56,469 रुपये बन गया। अब जैसे ये आप इनका टैक्स बना है 56,469 रुपये, तो अब ये एडवांस टैक्स पे करने के लिए भी लाइबल थे, क्योंकि इनकी जो बेसिक लिमिट है वो ज़्यादा है। 56,000 रुपये इनका टैक्स बन रहा है, जिन्होंने एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो इनके ऊपर ब्याज भी गवर्नमेंट चार्ज करेगी। एडवांस टैक्स पे ना करने के कारण वो ब्याज और इंटरेस्ट है 554 रुपये और 587 रुपये। तो इन सभी के जो कैलकुलेशन करके जो इनका टोटल टैक्स बनता है वो 57,610 रुपये बनता है। इसके बाद आपको अगर आप ये सही है तो आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आपको यहाँ पे छोटा सा शो होगा। अब जैसे इन्होंने टैक्स इनका ऑलरेडी जमा है, एक टीडीएस कटा हुआ है 1,027 रुपये, तो इनका जो टोटल टैक्स बना था 57,610 रुपये का, उसमें से 1,000 रुपये लेस करने के बाद इनका 56,580 रुपये का इनको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो पे लेटर पे आप ऑप्शन पे क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर लीजिएगा। अगर आप अभी टैक्स भरना चाहे तो आप पे नाउ पे क्लिक करके अपना टैक्स भर दीजिएगा। अगर आप अभी टैक्स ना भरना चाहिए, आपके पास चाहते हैं आप भाई बाद में टैक्स भरना चाहे, जब आपके पास डिमांड आए उस टाइम, तो आपको सिंपली पे लेटर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न्स पे क्लिक कर देना है। अगर आपका कुछ एरर होगा तो आपको शो हो जाएगा, अगर कुछ भी एरर नहीं होगा तो आपको सिंपली एक आधार ओटीपी पे क्लिक करके आपका आधार ओटीपी डाल के आपको यहाँ पे अपनी रिटर्न फाइल कर लेनी है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे वापस आता हूँ तो आपको यहाँ पे रिबेट शो हुई थी सेक्शन 87 ए के अंडर, ये वाली। जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर आपकी इनकम 7 लाख से नीचे है तो ही आपको इनकम यहाँ पे शो होगी। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाऊं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए मुझे मेरे क्लाइंट की इनकम थोड़ी सी लेस करनी पड़ेगी, तो वो मैं सिर्फ आपको शो करने के लिए यहाँ पे जो इनकी इनकम है वो कम कर रहा हूँ। बाकी इनकी जो एक्चुअल इनकम है वही यहाँ पे डाल के इनकी आइटर फाइल की जाएगी। तो इसके लिए जो इनकी सैलरी है वो अपने गलत डाली थी, अपने से आपको समझाने के लिए यहाँ पे सैलरी डाली थी, तो वो सैलरी की इनकम मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। जैसे मैं सैलरी की इनकम यहाँ पे हटाऊंगा तो आप यहाँ पे देखोगे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला था 50,000 रुपये का, वो भी यहाँ पे इनका हट गया है। और सिंपली मुझे यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है।
तो अब इनकी इनकम होगी 6,24,853 रुपये, प्लस में इनका जो भी अदर सोर्स इनकम थी वो मिला के इनकी 6,26,379 रुपये आपकी इनकी इनकम टोटल हो गई। तो मैं फिर से कंफर्म पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही अब मैं यहाँ पे आऊँगा टोटल टैक्स लायबिलिटी पे, तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि अपनी इनकम 7 लाख से नीचे है जो कि टैक्स फ्री है, तो उस पर अपना सेक्शन 87A के अंडर इनको 17,638 रुपये की यहाँ पे रिबेट भी मिली है। क्योंकि अगर आपकी इनकम 7 लाख से अंडर 7 लाख से नीचे होती है और आपकी जो इनकम है वो नॉर्मल स्लैब रेट में जाती है, नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट में जाती है, तो आपका जितना भी टैक्स बनता है वो सेक्शन 87A के अंडर आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी सेम टैक्स अमाउंट की, अगर आपकी इनकम 7 लाख से नीचे है तो। अगर आपकी इनकम ऊपर जाती है तो फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख से 7,27,000 रुपये के बीच में है तो जितना भी रुपए से आप 7 लाख से ऊपर आपकी इनकम है, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम 7,20,000 रुपये है तो आपको 20,000 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा। आपकी इनकम 7,27,000 रुपये है तो आपको सिर्फ 27,000 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा। पर अगर आपकी इनकम 7,30,000 रुपये है मान लीजिए, तो उस केस में आपको जो नॉर्मल जो स्लैब रेट है 5, 10, 15, 20% वाला, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि अपनी इनकम अभी 9 लाख कुछ रुपए थी, उस केस में अपना 5% पे अपना टैक्स जा रहा था, 10 पे भी जा रहा था, 15 पे भी जा रहा था, तो उस हिसाब से आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट होगा। पर आपकी इनकम 7 लाख से नीचे है तो आपको 87A के अंडर आपको रिबेट मिल जाएगी और आपका कोई भी टैक्स नहीं बनेगा और आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे आपने जो भी आपका टैक्स जमा होगा, आपका टीडीएस कटा होगा, तो वो आपको यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। पर मैं आपको यहाँ पे पहले बता रहा हूँ, आप रिफंड लेने के लिए, टीडीएस रिफंड लेने के लिए आप अपनी इनकम कम शो मत कीजिएगा। जो भी आपकी एक्चुअल इनकम है आपको वही शो करनी है, वरना फ्यूचर में आपको कॉन्सिक्वेंसेज का सामना करना पड़ सकता है, आपको नोटिस आ सकते हैं, आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। कुछ पैसे बचाने के लिए आप फ्यूचर में बड़ा लॉस खा के बैठ सकते हो। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी जो आईटीआर है वो मई जून में फाइल कीजिए, अपने पहले 26 ईयर्स और एआईएस ढंग से अपडेट होने दीजिए। अगर आपको अपना पूरा एक्चुअल डेटा मालूम नहीं है तो आप किसी भी प्रोफेशनल या फिर किसी भी अकाउंटेंट, किसी भी सीए से आप कंसर्न कीजिए। ज़्यादा लालच मत कीजिएगा। अगर उनकी कुछ फीस बनती है तो आप उनको फीस का पेमेंट करके अपनी आईटीआर फाइल करवाइएगा। अगर आप भी हमारी टीम के एक्सपर्ट द्वारा अपनी प्रॉपर तरीके से, एग्जैक्ट तरीके से अपनी आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। आप वहां से हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करने का किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो आप अगर किसी भी तरह का हमारी टीम से सिर्फ कंसर्न भी करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ चार्ज आप आराम से हमारी टीम से कंसर्न कर सकते हैं। पर अगर आप हमारी टीम के एक्सपर्ट द्वारा अपनी आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। जो भी हमारे चार्जेस होंगे वो आपको पहले बता दिए जाएंगे और आपको रीजनेबल प्राइस पे, रीजनेबल रेट्स पे, रीजनेबल टाइम के अंडर आपको एक्यूरेसी के साथ आपका काम करके दिया जाएगा। धन्यवाद।